हेलो दोस्तों, आज हम भाषा और व्याकरण जो कि हिंदी का टॉपिक है और ये 6 से 12th क्लास तक लगभग सेम होता है। तो हम लोग छठा से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी एक भाषा है। सबसे पहले हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। अगला पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी के पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बताना है आप लोगों की हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है। यह भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है। अगला है कि यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। तो यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। अब इसमें अगला दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि 14/1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगर पूछा जाए कि भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, तो 14/1949 को भारत सरकार ने इसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा को माना जाता है। तो हिंदी भाषा की जननी कौन भाषा है? संस्कृत भाषा है। आप सभी को याद रख लेना है और आप सभी को ये अपने नोटबुक पर नोट भी करते चलना है और इस वीडियो को अंत तक दोस्तों देखना है। आगे हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। हिंदी के बारे में जो जानकारी था हमारे पास हमने एकत्रित कर लिया है। अब हम भाषा के बारे में जानते हैं। तो भाषा क्या है दोस्तों? भाषा को इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। और लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एवं भाव को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। यानी कि अगर किसी से कुछ बोलना है तो वो बोल करके प्रकट करेगा या फिर लिख करके, या फिर जो भाषा 3 प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला भाषा है मौखिक भाषा। पहला भाषा क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब दोस्तों लोग समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे। मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव को बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, मन के भावों को अगर किसी दूसरे के समक्ष बोल करके प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके जैसे में हम उदाहरण ले लेते हैं, फ़ोन पर बात करना, ठीक है, रेडियो सुनना, भाषण सुनना, बातचीत करना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। अगला हम देखते हैं दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे? तो जब कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव को लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को किसी दूसरे के समक्ष लिख करके प्रकट करेगा तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना और लेख लिखना। जैसे आप अगर किसी बैंक में जाइएगा या फिर सरकारी दफ्तर में जाइएगा तो वहाँ पर लिखित यानी कि आपसे लिखा हुआ मांगता है, तो वही क्या होगा? आपके मन में जो भाव या विचार होगा या फिर जो आपको शिकायत होगी उसे लिख करके आप उसे देते हैं बैंक के कर्मचारी को, तब वो आपकी शिकायतों को सुनता है। तो लिख करके प्रकट की गई भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। अगला है दोस्तों सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? तो सांकेतिक भाषा उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव संकेत के द्वारा प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई गूंग व्यक्ति है जिसको कोई बोल नहीं पाता है, उसके पास बोलने की शक्ति है ही नहीं, तो क्या करेगा? इशारों में बात करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुंह पर अंगुली रखने पर बच्चों का चुप हो जाना। और कोई टीचर क्लास में है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो क्या करेगा?
ओठ पर अंगुली रख कर कैसे करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बच्चे चुप हो जाएंगे, तो क्या हुआ, वो सांकेतिक भाषा हुआ, इशारा वाला भाषा हुआ। अगला है कि हथेली दिखाकर थप्पड़ मारने का इशारा करना, ये भी क्या है, सांकेतिक भाषा है। यानी संकेतों द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए अगला है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हम अंतर समझते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय भाषा उसे कहते हैं किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अगर किसी देश में सबसे अधिक जो भाषा बोला जाएगा उसी को हम राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। लेकिन अपवाद में एक है कि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है। ये क्या है, हिंदी राजभाषा है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है। यानी कि हमारे भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, उसी 22 भाषाओं में सरकारी कामकाज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जिसका प्रयोग राज्य की सरकार सरकारी कामकाजों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 22 भाषाओं को, जो 22 भाषा को रखा गया उसी में सभी सरकारी कामकाज होता है। और ये देखिए आरंभ में 14 भाषा थे, जब शुरू बार इसको जोड़ा गया तो उस समय कितने भाषा थे, 14 भाषा थे, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा है। आगे दोस्तों देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि उसे कहते हैं कि भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। जैसे हम अगर आप लिखेंगे तो आप लिखने के लिए पहले हमको अ लिखना पड़ेगा, फिर एक आकार देना पड़ेगा और एक पद देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। फिर उस तरह से अगर हम यह लिखना चाहें तो पहले यह लिखेंगे और ह लिखेंगे। तो यही सब क्या है, य और ह सब क्या है, चिन्ह है। ये सब क्या है, चिन्ह है। तो भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। जैसे आप, ये क्या है, लिखने का तरीका है, आ और प, ये सब क्या है, चिन्ह है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। जैसे हम, यह, राम। अब अगर आपको राम लिखना होगा तो सबसे पहले र लिखेंगे, फिर एक आ की मात्रा देंगे और फिर एक म देंगे। तो ये क्या है, लिखने का तरीका है, और लिखने के ही तरीकों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम भी देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इन सही भाषाओं की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी है। अगला है अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन, उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये हिंदी व्याकरण समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो बताने के बाद मैं बारी बारी से स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, आप सब नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा गया है कि देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि कौन कौन सी ऐसी लिपि है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो आपको आंसर क्या देना है, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। इससे पहले दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि ये जो भाषा और लिपि है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि हिंदी भाषा के लिपि का नाम क्या है, हिंदी भाषा के लिपि का नाम क्या है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि हिंदी भाषा का नाम क्या है, देवनागरी। संस्कृत भाषा के लिपि का नाम भी देवनागरी है और नेपाली भाषा की लिपि का नाम देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन। इस तरह से आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अगला है फारसी, जो कि ये फारसी किस भाषा के लिपि का नाम है, तो फारसी जो है उर्दू भाषा की लिपि का है ये नाम फारसी। तो फारसी जो भाषा है ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कि मुस्लिम लोग इसको दाएं से बाईं की ओर लिखते हैं।
और अगला जो है कि चीनी और जापानी लिपियाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है। चीनी और जापानी लिपियाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है। अगला है भाषा की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है या कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि भाषा की सभी लिपियाँ किस लिपि से निकली हुई है, तो ये ब्राह्मी लिपि है। और इसका प्रयोग वैदिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, यानी कि पहले के जो पंडित लोग थे वो लोग इसका शुरुआत किए थे। अगला है दोस्तों कि हिंदी में लिपि चिन्ह, हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्गों में 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। यानी कि लिपि कितनी है, चिन्ह इसका 11 गो स्वर है और 41 गो व्यंजन है। अब दोस्तों हम मात्रा के बारे में समझते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोग यानी कि जोड़ होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे ये है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है? ये सभी मात्रा है। और देखिए मात्रा का जब व्यंजन के साथ जोड़ होगा तो ये जो स्वर का रूप हो रहा है ये क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। जैसे जैसे इसमें क में हम आ की मात्रा को जोड़ दिए इस तरह से, तो ये क्या बन गया? का हो गया। तो अब ये क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। और जैसे कि ये की है तो ये भी क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि व्यंजन के साथ स्वर का संयोग या जोड़ होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अगला है दोस्तों हम व्याकरण किससे कहते हैं? व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण, आशा करता हूँ कि आप सभी को भाषा यहाँ तक जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है वो समझाया होगा और आगे भी समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के अनुसार हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि सीता पेड़ पर चढ़ता है। तो दोस्तों देखिए ये सीता क्या है? स्त्रीलिंग है और ये क्रिया जो है क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये कौन सा क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया है। तो बताइए सीता पेड़ पर चढ़ता है, ये वाक्य क्या है? गलत है। ये वाक्य 100% गलत है। तो इस वाक्य को शुद्ध करना हम किसके नियमों के अनुसार जानेंगे? व्याकरण के नियमों के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कि सीता पेड़ पर चढ़ती है, चढ़ती होना चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा यहाँ पर निशान दिया है, गलत का निशान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके नियमों के अनुसार जानते हैं? व्याकरण के नियमों के अनुसार इसे जानते हैं, शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना। अगला है कि राम रोज सुबह में दौड़ती है। तो राम दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है। और यहाँ पर क्रिया क्या देख रहे हैं हम लोग कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? राम रोज सुबह में दौड़ता है। तो ये हमारा वाक्य सही है। और ये हम सब किसके नियमों के अनुसार जानते हैं? व्याकरण के नियमों के अनुसार जानते हैं। यह व्याकरण के मुख्य 4 अंग या भेद होते हैं। व्याकरण के मुख्य 4 अंग या भेद होते हैं। पहला इसमें है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है पद विचार। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार एवं पद विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।